नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और स्वागत है आज के लाइव में। तो लड़ाई तो चल रही है अभी जम के, और क्या क्या हो रहा है उस पे थोड़ा सा अपडेट्स आपको कर देते हैं। तो कुछ खबरें जो हैं वो दोनों तरफ से अलग अलग आ रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग भी आ रही हैं, जैसा भी है। तो एक आपको ईरान के साइड की खबरें भी बता देता हूं कि उनके क्या क्लेम्स हैं, क्या दावे हैं अभी तक, और अमेरिका की साइड से भी बता देता हूं कि उनके क्या क्लेम्स हैं, क्या दावे हैं, और फिर बात करेंगे कि अपने को लग क्या रहा है। तो देखिए, ईरान साइड की अगर बात करें तो ईरान साइड की तरफ से उन्होंने ये क्लेम, पहला सबसे बड़ा जो उनका चल रहा है वो ये है कि उन्होंने जो अब्राहम लिंकन करके एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उस पे अभी तक इन्होंने बोल रहे हैं कि 4 मिसाइल्स मारी हैं, और उसका जो फ्लाइट डेक है वो बुरी तरह डैमेज हो चुका है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब यूज़ के लायक बचा नहीं है। तो ये इन्होंने पहला दावा किया हुआ है। इसका खंडन हालांकि अमेरिका ने किया हुआ है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लोग हैं, तो उनके बीच में ऐसी चर्चा चल रही है कि शायद इसको सच में एक आध मिसाइल तो लगी है, और इसका कोई वीडियो अभी आया नहीं है सामने, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि ये शिप ऑपरेशनल है कि नहीं है। दूसरी तरफ इसके काउंटर में अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान की जो IRGC है उसकी जो नेवल शिप्स वगैरह हैं, बहुत बड़े शिप्स तो नहीं है ईरान के पास, तो बोले कि करीब उनके 9 शिप्स या बोट्स सब मिला करके 9 एसेट्स अमेरिका ने कहा है कि हमने डुबा दिया है, और प्लस इनका क्या बोलते हैं IRGC का जो नेवी का हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया है। तो ये अमेरिका का काउंटर क्लेम है। अब एक आते हैं कि ईरानियंस जो हैं वो एक बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक B-2 बॉम्बर जो है अमेरिका का वो भी उड़ा दिया है, गिरा दिया है। इसके बारे में भी अभी तक कोई कंफर्मेशन अमेरिका की तरफ से तो नहीं आया है। अब ये सिर्फ दावा है कि सच में गिरा है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स जो हैं उसको लेकर के अमेरिका जो है वो एक बहुत हाई लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है। फिर एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने 3-4 करीब F-15s जो हैं उसको मार गिराने का दावा किया है, और ईरान के अंदर दावा किया है कि हमने मार के गिराए हैं या कुछ ऐसा है। लेकिन काउंटर जो है वो ये है कि कुवैत में कुवैत एयरबेस में लैंड करने वाले जो F-15s थे वो कुवैत में ही मारे गए हैं, और वहाँ से खबर ये आ रही है कि मतलब अमेरिकन्स का ये कहना है कि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कुवैत आर्मी जिसको हैंडल करती है, तो कुवैतियों ने ही गलती से गलत समझ के और अमेरिकन ये फाइटर प्लेन्स जो हैं F-15s गिरा दिए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई 3-3 प्लेन मार दिए इन लोगों ने धड़ाधड़, और हो भी सकता है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब फाइटर प्लेन किसी मिशन पे जाते हैं तो एक साथ पूरा स्क्वाड्रन उड़ती है, 6-6, 8-8, 10-10 प्लेन्स का पूरा फॉर्मेशन उड़ के जाता है, और वापस लौटते हैं तो भी इकट्ठा लौटते हैं। और हो सकता है कि कुवैतियों को समझ में ना आया हो कि ये किसके प्लेन्स आ रहे हैं, उनको लगा कि ईरान के प्लेन्स आ रहे हैं क्या, और मार के गिरा दिया। अब इसके अलावा मेजर जो स्ट्राइक्स हैं वो इन्होंने करके रखी हुई हैं। 9 बेसेस जो हैं अमेरिका के, 9 मिलिट्री बेसेस हैं पूरे गल्फ रीजन में। हर एक बेस पे ईरान ने स्ट्राइक की है। तो ये बात तो सही है कि की है, अच्छी खासी स्ट्राइक्स की हैं, और अब वीडियो आ रहे हैं कि UAE का जो बेस है इनका, उसको खाली करके अमेरिका अपने प्लेन्स सारे उड़ा करके और दूसरी तरफ लेके भाग रहा है। तो एयर बेसेस और बाकी सारे बेसेस पे अच्छी खासी स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से चल रही हैं, और काफ़ी सारे बेसेस जो हैं वो यूज़ करने लायक बचे नहीं हैं। तो इसलिए उनके डैमेज हो जाने से पहले, जैसे जो एयर बेसेस हैं कि उनके रनवे वगैरह डैमेज हो जाएं और प्लेन उड़ ना पाएँ, तो उससे पहले वो प्लेन उड़ा करके अमेरिका जो है वहाँ से निकाल रहा है। तो ये बात तो है कि हाँ, एयर बेसेस वगैरह जो हैं और मिलिट्री बेसेस, नेवल बेसेस US आर्मी के, इनको सबको अच्छी खासी हिट लगी हुई है, ये कोई डाउट की बात नहीं है। इनका आई थिंक कतर में
एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ था, रेडार इंस्टॉलेशन था, जो कि मतलब 4-5 हज़ार किलोमीटर तक की मॉनिटरिंग करता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो। और काफ़ी महंगा, वो $1 बिलियन के ऊपर उसकी कॉस्ट थी उस रडार की। तो वो रडार डैमेज हुआ है, ये कंफर्म हुआ है, उसको भी क्लेम किया है ईरानियंस ने, तो कंफर्म हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इज़राइल पे मैसिव स्ट्राइक्स और डैमेजेस की क्लेम कर रहा है ईरान। और इज़राइल से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो फुटेज वीडियोस आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डैमेज तो इज़राइल को लग रहा है, हो रहा है। और उनके जेरूसलम और इस टाइप के शहरों पे कई मिसाइल्स वगैरह गिरी हैं, तो इज़राइल को डैमेज हो रहा है। वो तो लास्ट टाइम भी जब अटैक हुए थे तो भी इज़राइल को डैमेज हुआ था, नो डाउट। तो ये भी हो रहा है, उसको क्लेम कर रहे हैं ये लोग। इज़राइल के लेकर के इन्होंने, एक और ईरान ने क्लेम किया है कि उन्होंने नेतन्याहू के ऑफिस को हिट किया है और नेतन्याहू की डेथ हो गई है, ये क्लेम भी साथ के साथ इन्होंने किया है, ये ईरानियंस ने। अब इसमें सच्चाई मुश्किल लग रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू साहब इस समय इज़राइल में हैं ही नहीं, वो जर्मनी कहीं गए हुए हैं, तो उनका डेथ होने का तो सवाल नहीं उठता है। और इज़राइल की तरफ से भी इसको डिनाई किया गया है कि नेतन्याहू साहब को कुछ नहीं हुआ है, ही इज़ फाइन। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान जो है वो इस समय कंटिन्यूसली सारी अरब कंट्रीज़ को हिट कर रहा है। तो ये एक अजीब सा चीज़ है, और बहुत से एनालिस्ट्स इसमें ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप जो है ईरान की, वो जा चुकी है, और IRGC की अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। तो जिस यूनिट के पास मिसाइल है, उसको जहां मन में आ रहा है वो अपना टारगेट करके और मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का एक थ्योरी जो है वो वेस्ट की तरफ से आ रही है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी। अच्छा, उसके अलावा साइप्रस और US एम्बेसी, साइप्रस में US एम्बेसी जो है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है। ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो साइप्रस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मतलब दायरा जो है वो ईरान फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसमें और ज़्यादा कंट्रीज़ को पुल इन करने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रंप साहब की बात करें तो ट्रंप साहब ने इसको सिविलाइजेशनल वॉर कहा है, कि सभ्यताओं का युद्ध है और बहुत बड़ा युद्ध है और ये ऐसे ही चलता रहेगा टाइप की बात की है उन्होंने। और इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इज़राइल के जो जेट्स हैं वो इस्फहान का जो इनका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ईरान का, उस पे अटैक कर रहे हैं। तो देखना होगा कि वहाँ पे क्या होता है। अच्छा, सऊदी अरब ने खुद कंफर्म किया है कि उनकी जो रिफाइनरी है उस पे अटैक हुआ है, लेकिन डैमेज कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, और उनका कहना है कि वो जो फायर वायर लग गई थी उस पे, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसके साथ में सऊदी अरब ने अपनी एयरफोर्स को अलाउ कर दिया है कि वो ईरान से आने वाले किसी भी अटैक को काउंटर कर सकते हैं। तो ऑफिशियली कह लीजिए सऊदी अरब लड़ाई में उतर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कतर ने अनाउंस किया है कि उनको काफ़ी अटैक्स हुए हैं और इसलिए उन्होंने अपना LNG का जो प्रोडक्शन वगैरह है वो बंद कर दिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि LNG का जो टर्मिनल होता है जहाँ से शिप्स में गैस ट्रांसफ़र की जाती, भरी जाती है, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े LNG के स्टोरेज होते हैं, तो वो एक टारगेट अगर बन गए तो अच्छा खासा डैमेज पूरे पोर्ट को भी हो जाएगा और आसपास के लोगों को भी हो सकता है। तो इस चक्कर में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कतर ने अपनी LNG का प्रोडक्शन और पूरा डिस्पैच बंद कर दिया है। ईरान ने एक ऑयल टैंकर को हिट किया है गल्फ ऑफ हार्मूज में, और वो जलता हुआ ऑयल टैंकर, उसका वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, और ईरान कोशिश कर रहा है कि ऐसे ही कुछ एक टैंकर्स को जला करके खड़ा कर दिया जाए और गल्फ ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया जाए। तो ये प्रोसेस चल रही है। अब इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक को लेकर के जो न्यूज़ आई है ईरान की तरफ से, वो डिनाई किया है अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है कि अभी तक उसके 4 सोल्जर्स की डेथ हुई है और 2-3-4 कुछ अभी भी सीरियसली इंजर्ड हैं। ये शायद कतर के जो दोहा का जो उनका बड़ा वाला बेस है उस पे जो अटैक हुआ था उस पे।
अब इसमें भी यूएस की तरफ से जो यूएस के लोग हैं वहाँ से जो एक काउंटर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट फिगर्स छुपा रही है, हमारे करीब 60+ सोल्जर्स तो उनकी डेथ हुई है। तो ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अब क्या है पोजीशन पता नहीं है। ऑफिशियली अमेरिका ने 4 डेथ्स कंफर्म की हैं कि उनके लोगों की हुई है। उसके बाद अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ये कुछ कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा ग्रीस, तो इन्होंने अपना मतलब रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ये लोग जो लड़ाई है उसमें ज्वाइन होने की बात कर रहे हैं कि वो भी अपनी फोर्सेस वगैरह जो है वो भेजने को तैयार हैं या ईरान को हैंडल करने के लिए आगे आने को तैयार हो गए हैं। तो ये एक कहानी है, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि अगर गल्फ ऑफ हॉर्मूज को रोक दिया गया तो ऑयल के प्राइजेस जो हैं वो $100 से $150 के बीच में एकदम से पहुंच जाएंगे और इस समय सबकी इकोनॉमी की हालत ख़राब है और ऐसे में अगर इतना ऑयल प्राइजेस बढ़ेगा तो सबकी हालत ख़राब होगी। तो इसलिए अब सब कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई जितनी जल्दी कंट्रोल हो जाए उतना अच्छा है। स्पेन जो है उसने सबसे उल्टा रुख अपनाते हुए ये कहा है कि अमेरिका जो है वो उनके बेसेस खाली कर दे जो स्पेन में है और वो नहीं चाहते हैं कि इस लड़ाई का वो हिस्सा बने। तो स्पेन शायद डर गया है जो उनके इंटरनल एक इस्लामिक पॉपुलेशन है उससे। अच्छा, इसके अलावा अगर बाकी आप बात करें इम्पैक्ट की, तो मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन के अंदर सारे के सारे मेजर एयरपोर्ट्स बंद हैं इस समय, कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा, फ्लाइट्स आ जा नहीं रही हैं, ये वाली स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब B-12 लैंसर्स करके इनके B-1 और B-2 बॉम्बर्स की जो सीरीज़ है, तो उसमें B-12 लैंसर्स अभी लेटेस्ट प्लेन्स हैं अमेरिका के और उनकी तैनाती हो गई है। हो सकता है कि आज रात से अमेरिका उससे बॉम्बिंग शुरू कर दे, तो ये एक्शन भी शुरू होने वाला है। और ईरान ने इस बीच में ऑफ़र भेजा है कि बातचीत करना है हमको। बीच में ट्रंप साहब ने कहा था कि हाँ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर बाद में अभी उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि हाँ बात करेंगे, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है और जो अटैक्स हो रहे हैं इनसे हम फुर्सत हो लें पहले, उसके बाद करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ईरान की कोशिश है कि बातचीत शुरू करके और लड़ाई को रोक लिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि उनको मामले को संभालने का और अपना इंटरनल जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको सही करने का टाइम मिल जाए। और अमेरिका का कोशिश ये है कि अभी उन लोगों ने एक प्रेशर बना के रखा हुआ ईरान के ऊपर, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ईरान तो युद्ध में है ही, उसके ऊपर तो सीधा सीधा अटैक हो रहा है और इजराइल और अमेरिका डायरेक्टली कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सीधा लड़ रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखते हैं तो मौत के जो आंकड़े हैं, तो 4 लोगों की डेथ को अभी तक अमेरिका ने कंफर्म किया है और ऐसे ही 4-6 लोगों की डेथ हुई होगी इजराइल में जो उन्होंने कंफर्म किया है। लेकिन इधर जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली आदत हमारे पड़ोसियों की है, भिखारियों की, इस देश का कमाल ये है कि इनके यहाँ अभी तक 60 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इनके यहाँ एक तो वो यूएस काउंसलेट जो है उसके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया और काउंसलेट के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ करके ये अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और काउंसलेट को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी वहाँ की पुलिस की, तो लोकल पुलिस वहाँ से भाग गई और जिहादी भीड़ जो है वो हमलावर बिल्कुल से हो गई थी। और ऐसी स्थिति में फिर जो यूएस काउंसलेट की सिक्योरिटी के लिए यूएस मरीन्स तैनात रहते हैं, तो उन मरीन्स ने फिर अपनी जो गन्स हैं वो उठाई और फायरिंग शुरू कर दी है। और अभी कंफर्म ये आ रही है न्यूज़ कि कम से कम 24 लोग तो मारे जा चुके हैं जो फायरिंग कल या परसों हुई थी उसमें, और अभी कुछ घायल भी हैं। तो हो सकता है कि ये यूएस काउंसलेट वाली डेथ जो है ये 30 के ऊपर चली जाए। इसके अलावा अभी वो यूएस प्लान कर रहा है कि कराची की जो ये काउंसलेट है इसके स्टाफ को इवैक्यूएट करना पड़ेगा और उसको निकालने का वो रास्ता तरीका ढूंढ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स से या कैसे क्या किया जाएगा।
और पाकिस्तान गवर्नमेंट से इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो मतलब स्थिति पाकिस्तान की ये वाली हो गई है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी जो सारी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, उसका सबका ऑपरेशंस भी बंद कर दिया है, सारी सर्विसेज वीज़ा वगैरह की सब बंद कर दी हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टाफ को वो वहाँ से निकालने की सोचने लगे हैं। ये कहानी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उनका ये कहना है कि भाई हम अमेरिका के द्वारा, अमेरिकन मरीन्स के द्वारा की हुई फायरिंग के बारे में कुछ करने की या बोलने की पोजीशन में अमेरिका को है नहीं। ट्रंप साहब से पूछा गया तो ट्रंप साहब का कहना है कि भाई जो कुछ करना था मरीन्स को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो उन्होंने किया है, और अगर लोकल पुलिस फेल हो गई थी तो मरीन्स की ड्यूटी इसी बात के लिए लगाई गई थी कि वो काउंसलेट की सुरक्षा करें, वो उन्होंने किया है, और उसके लिए अगर उन्हें लगा फायरिंग करनी है तो फायरिंग हो गई, हम क्या करें उसमें। अब इसके अलावा पाकिस्तान में 30 लोगों के 24 लोग तो ये मारे गए हैं कराची में। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और सबसे ज़्यादा स्कर्दू और गिलगित बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उसका मैंने पोस्ट भी लिखा था। तो इस सब में कुल मिलाकर के कराची को इंक्लूड करते हुए भी अभी मिनिमम फिगर जो आ रहा है पाकिस्तान से वो ये आ रहा है कि 60 लोग ये ईरान वाले लफड़े में मारे जा चुके हैं इनके। अब गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पे ये गिलगिटी मुस्लिम्स हैं जो कन्वर्ट हो गए थे, और ये मोस्टली शिया हैं। अब ये ऑलरेडी महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है, आज़ादी चाहिए, और कारगिल के दरवाजे खोल दो, और हमको इंडिया जाना है, इंडिया से मिलना है, ये है वो है। वो प्रोटेस्ट इनका 1 साल 1.5 साल से चल रहा है। अभी अचानक से ये शिया हैं तो इन लोगों ने वो खामनेई की खबर आने के बाद हंगामा शुरू किया, और अभी ये हंगामा जो है पिछले 2 दिनों में ये इतना बढ़ गया है कि लाखों की भीड़ जो है वो स्कर्दू में सड़कों पे है, और वहाँ पे इन लोगों ने जो 62 ब्रिगेड है पाकिस्तान आर्मी की, तो उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो जला के फूंक दिया है। ब्रिगेड का जो ब्रिगेडियर है, जो कमांडेंट है, उस कमांडेंट का घर जला के फूंक दिया है। वहाँ पे जो एसपी तैनात था उसका घर जला के और ऑफिस जला के फूंक दिया है। वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल था एक स्कर्दू में, उसको आग लगा दी है, वो ख़त्म कर दिया है। तो गिलगिट में अब एकदम से गृहयुद्ध वाली स्थिति बन गई है कि जहाँ पे पब्लिक जो है वो डायरेक्ट भिड़ रही है इस समय पुलिस और आर्मी से, और इनके ऑफिसेज और इनके लोगों के घरों को आग लगाते जा रहे हैं लोग, और लाखों की भीड़ सड़कों पे है। तो वो एक गिलगिट में सिविल वॉर वाली स्थिति बन गई है। स्कर्दू बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि वो जो है एक ट्राई जंक्शन टाइप का कह लीजिए, और वहाँ पे एक एयर बेस है। ट्राई जंक्शन इसलिए कि वो मतलब इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान का और चाइना का, ये तीनों बॉर्डर्स बिल्कुल उससे कुछ 100 किलोमीटर्स आप उड़ेंगे हवा में और आप एक तरफ चाइना पहुंच जाएंगे, एक तरफ पाकिस्तान तो वो अभी कब्जा किया हुआ है, और एक तरफ इंडिया है। तो स्कर्दू बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और वहाँ पे ये एयर बेस है। और इस टाइप का जो हंगामा हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये कहानी हो रही है। अब अगर आप देखते हैं तो ईरान की पोजीशन क्या है, तो देखिए ईरान में एक थ्योरी जो है वो तो ये है कि हाँ खामनेई साहब की डेथ हो गई, और उसके बाद उसका जो आरिफी उनका सक्सेसर बनाया गया उसकी भी डेथ हो गई। अभी उनका मुश्तबा जो उनका बेटा था जिसको बनाना था उसको पहले ही ठोक दिया था, शायद खामनेई साहब के आगे पीछे ही उसको भी निपटा दिया था, ऐसा वहाँ का फीडबैक है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो जो मैं आपको कल परसों के लाइव में बोला था कि मुझे लगता नहीं है कि खामनेई को इतनी आसानी से एक बार में एलिमिनेट किया होगा, क्योंकि खुद इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है वो महीनों से ये रिपोर्ट दे रही थी कि खामनेई जो है वो किसी बंकर वंकर में किसी पहाड़ के अंदर काफ़ी गहरे में टनल खुदी हुई है और वो उसमें बैठे हुए हैं, और उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर रखा है सबसे, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है मोबाइल या टेलीफोन, लैंडलाइन, कुछ भी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर पहले से इनको ये खबर थी तो उसके बाद उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको इन्होंने बॉम्बिंग की है, और
ईरान से लेकर के सब ने कंफर्म कर दिया कि खamenei मर गए। तो ये बात समझ के बाहर है और ऑब्वियस सी बात है। अभी भी जैसे आरिफी की बात हो रही है तो उसका भी यही है कि जो उसका ऑफिशियल रेजिडेंस था, इनका कहना है कि वो वहीं था और वहीं हमने बम मारा, वो मर गया। अब आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, घटिया से घटिया देश का प्रोटोकॉल होता है कि इस टाइप की जब स्थिति होती है तो जो आपके वीआईपीज होते हैं उनको उनके ऑफिशियल जो रेजिडेंस है या ऑफिस है उससे हटा दिया जाता है, किसी सीक्रेट लोकेशन पे मूव कर दिया जाता है। ये हर कंट्री का है। ज़रा सा भी कुछ इशू होता है, मतलब अमेरिका में तो ये हालत है कि वॉशिंगटन जो है उनकी कैपिटल, वहाँ पे अगर छोटे से 2 बम धमाके भी हो जाएं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को उठा करके उनकी सीक्रेट सर्विस व्हाइट हाउस से निकाल के ले जाती है। तो ऐसी हालत में आप सोचिए कि जब पूरी एक युद्ध की तैयारी है, कभी भी युद्ध हो सकता है, हम लोगों को सबको यहाँ बैठ के पता है कि आज या कल में अटैक शुरू हो जाएगा, तो क्या ये लोग अपने रेजिडेंस पे बैठे हुए थे कि भाई आओ गोली मारो, बम मारो, मेरे को ख़त्म कर दो? तो पॉसिबल तो नहीं। तो कुछ ना कुछ तो इसमें लफड़ा मेरे को लग रहा है। और दूसरा, जिस हिसाब से इस समय ईरान फुल ऑन अटैक मोड में है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो थ्योरी ये लोग दे रहे हैं कि उनकी लीडरशिप नहीं है तो इसलिए वो लोग अंधाधुंध इधर उधर अटैक कर रहे हैं, सारी अरब कंट्रीज़ को कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं। लेकिन मुझको ये लगता है कि हाँ, लीडरशिप जानबूझ करके अंडरग्राउंड हो गई है और उन्होंने एक न्यूज़ फैला दी है कि हाँ लीडरशिप ख़त्म हो गई, तो कुछ भी हो रहा है उस पर लीडरशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। और इधर जो ये लोग कर रहे हैं, इनको गाइडेंस तो मिल रही है ऊपर से कि तुम अब ये करो, क्योंकि आप समझिए कि जो ईरान की लीडरशिप है उसका गोल क्या था। तो उनका गोल या टारगेट ये रहा है शुरू से कि हमको पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके हम डोमिनेट करेंगे, हम उसके इकलौते लीडर होंगे। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, जिसे खलीफा कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए। अब आइडियोलॉजिकली इनके और सुन्नियों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो सुन्नी जो हैं वो शियाओं को मुस्लिम नहीं मानते हैं, शिया जो हैं वो सुन्नीज़ को मुस्लिम नहीं मानते हैं, और इसके कारण इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे और सब कुछ था। और जो ईरान की लीडरशिप है, शिया लीडरशिप है, उनका ये था कि हमको यहाँ से अमेरिका को ख़त्म करना है और ये सुन्नियों को सबक सिखाना है। एक बार इनको हम ठंडा कर देंगे या कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद दुनिया के सारे मुस्लिम्स के ऊपर हमारी, मतलब शियों की डोमिनेंस हो जाएगी। अब अभी आज की डेट में आप देखें तो इस लड़ाई का बहाना लेकर के वो इजराइल के ऊपर तो जो अटैक कर रहे हैं थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम ये जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं इनको टारगेट पे ले रहे हैं, जो कि इनका शुरू से टारगेट रहा है। वो तो उस समय प्रेशर ये रहता था कि मुस्लिम होके मुस्लिम पे अटैक करोगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन ये मौका इनको मिल गया ये दिखाने का कि शिया सुन्नियों से बेटर हैं, पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, और हम इन लोगों को लाइन पे ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझको ऐसा लगता नहीं है कि इनकी लीडरशिप पूरी तरह से एलिमिनेट हुई है या ख़त्म हुई है। इन लोगों ने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, ताकि उसके 2 इम्पैक्ट्स हों। सारे वर्ल्ड के शिया जो हैं वो मोबिलाइज हो जाएं, जो मुस्लिम्स कुछ ऐसे हैं कि 2 साइड में हैं, क्योंकि अभी सुन्नीज़ के अंदर भी आप देखेंगे तो एक डेस्परेशन दिख रही है, जो पाकिस्तान में भी दिख रही है। वो ये दिख रही है कि उनको लगता है कि उनकी जो सुन्नी लीडरशिप है, जो कि आपके जैसे सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने तो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, इजराइल के सामने सरेंडर कर रखा है, और वो इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके एक, भले ही शिया है बट एक मुस्लिम कंट्री है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये फीलिंग जो है ये कई सारी सुन्नीज़ के बीच में भी है। और जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी वो ये हो रही है कि एक अकेला रियल मुस्लिम वो यहूदियों और ईसाइयों से लड़ रहा है, और हमारे जो सो कॉल्ड सुन्नी लीडरशिप है वो यहूदियों
ईसाइयों से मिले हुए हैं। ये मैसेज जो है ये वर्ल्ड वाइड ईरान जो है और ईरान की लीडरशिप है वो देना चाहती है, और खमनेई साहब को वो एक शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। और इसी सब कड़ी में अगर आप देखते हैं तो फिर उनका जो बेटा है मुश्तबा, अब उसकी खबर तो आई है कि उसकी डेथ हो गई है, मार दिया गया है, लेकिन क्या हो कि वो भी जिंदा हो। और खमनेई साहब तो ऑलरेडी 80+ के हैं, तो वो तो ज़िंदगी बाकी की अंडरग्राउंड भी गुजार देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं अगर इनका ये जो कैलकुलेशन है ये सक्सेसफुल हो गया और सारे मुस्लिम्स की लीडरशिप रोल जो है वो इनको मिल गया और इस लड़ाई से ये किसी न किसी तरह से नेगोशिएट करके बाहर आ जाएंगे, ये इनका कैलकुलेशन हो सकता है। तो वो पूरा एक गेम मुझे दिख रहा है कि जिसके तहत जो ईरान की लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड हुई है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हम सब मर गए। लेकिन पीछे से जो उनकी पूरी आर्म फोर्सेस हैं वो आप देखेंगे तो लाइन से वो ये अरब कंट्रीज को टारगेट कर रही हैं। और अरब कंट्रीज को टारगेट इसलिए कर रही कि वो मैसेज दे रही हैं पूरी दुनिया की मुस्लिम पॉपुलेशन को कि देख लो ये लोग करप्ट हो चुके हैं, ये रियल मुस्लिम्स नहीं हैं, ये यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिल चुके हैं, बिक चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्लामिक गेम जो है वो मेरे को लग रहा है कि मतलब इस्लामिक वर्ल्ड पे कब्जे का जो खेल है वो ईरान खेल रहा है। और अगर आपको यहाँ माइंडसेट की बात करें तो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सब कोई हो, इन लोगों के लिए दुनिया में इजराइल और अमेरिका से बड़ा कोई इनके लिए दुश्मन नहीं। यही इनको बचपन से लेकर के सिखाया जाता है। और तीसरे नंबर पे फिर इंडियंस, हिंदू आ जाते हैं। लेकिन आज अकेला ईरान सबसे लड़ रहा है और वो इनको छेड़ रहा है। किसको? अरब कंट्रीज को। वो चाहते हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं इनकी भी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो ईरान के ऊपर हमले शुरू करे। तो क्या है कि पूरी जो वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी है वो देखेगी कि ये दोगले हैं अरब सुन्नी। तो ये पूरा एक गेम प्लान है जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि उस तरफ ये लोग जा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि इनको जो स्ट्रेटेजिक इनपुट है, जो दिमाग है, वो हो सकता है कि चाइना और रशिया दे रहे हों, प्लस उनकी तरफ से एक सपोर्ट आया हो कि भाई तुमको इनिशियल तो अभी स्टार्ट करो और उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी हथियारों की और बाकी सारी चीज़ों की वो हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मज़ेदार बात इस पे आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया से जो अपने किम जोंग उन भाई साहब हैं उन्होंने मैसेज भेजा है ईरान को कि तुमको मिसाइल चाहिए है तो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की जो मिसाइल है लंबी दूरी की, तो वो बताओ तो हम भेज देते हैं तुम्हारे पास। उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी भी सब है और 2-4 मिसाइलें मारी दो उठा करके इजराइल के ऊपर। तो किम जोंग उन भाई साहब की तरफ से मैसेज आया है। अब इसको आप पहले अगर आया होता तो कहते कि चाइना के इशारे पे आया है, लेकिन आजकल किम जोंग भाई साहब जो हैं वो रशिया के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हो सकता है कि रशिया ने हिंट किया हो कि भाई ज़रा तू बोल दे। और क्या है कि किम जोंग से अमेरिका बहुत डरता है क्योंकि उसके पास वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल्स हैं जो वो नॉर्थ कोरिया से बैठ करके अमेरिका को मार सकता है। अब वो मिसाइल अगर ईरान को देने की बात कर रहा है तो मतलब ईरान की कैपेसिटी भी हो जाएगी कि वो अमेरिका के एसेट्स को या अमेरिकन लैंड को हिट कर सकता है डायरेक्ट। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग हो सकती है कि रशिया की तरफ से अमेरिका को दी गई हो कि भाई एक लिमिट के अंदर ही खेलते रहना, उससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो फिर हम लोग प्ले में आएंगे तो फिर ईरान को जब हम आर्म सप्लाई शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाली कहानी जो है वो भी पीछे से डेवलप होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी लेयर्स हैं इसमें
अब अभी इसमें होना क्या है, मुझको ऐसा लगता है कि ये थोड़े दिनों तक खिंचेगी लड़ाई, और अरब कंट्रीज़ जो हैं उनका एक डिसआर्म होना भी ज़रूरी है। जो हथियारों का उन्होंने जखीरा इकट्ठा किया, हालांकि चलाने की उनकी सलाहियत नहीं है। आपने देख लिया कुवैत वालों ने अमेरिका से ही एयर डिफेंस वेपन्स वगैरह खरीदे हैं, उन्हीं के 3 प्लेन ठोक दिए। तो ये इस टाइप के लोग हैं। तो इनके हथियारों को ख़त्म करना है। अमेरिका के जो बेसेस वगैरह थे, मैंने आपको बोल रखा है कि अमेरिका को दुनिया भर से अपने बेसेस जो हैं वो छोड़ के हटना है, लेकिन ऐसे हट जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए एक लड़ाई और उसके बाद अटैक्स हो रहे हैं उसके बेसेस पे, और उस बहाने से वो बेस खाली कर करके निकल रहे हैं। तो अमेरिका अपनी रिट्रीट कर रहा है वहाँ से। इसराइल की आप बात करें तो इसराइल को ये मालूम है, इंडिया को ये मालूम है कि आगे जा कर के आईमैक और INSTC कॉरिडोर्स हमको ट्रेड के यहाँ से चलाने अगले 50 से 70 साल जो दुनिया की इकोनॉमी चलेगी वो इन 2 कॉरिडोर्स के दम पे चलनी है। अब उन 2 कॉरिडोर्स के लिए ज़मीन और रास्तों को साफ़ करना है, और उनको साफ़ करने के लिए ये जो पूरी पंचायत यहाँ फैली हुई है कि ईरान में शिया बैठे हैं, इधर सुन्नी बैठे हैं, ये एक दूसरे से कभी भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करते रहते हैं, कुछ भी करेंगे, ये पूरा रीजन डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो एक साथ इनको डिसआर्म कर दो और इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दो एक बार। तो उसके बाद क्या होगा कि अगले 10-20 साल तो ये अपनी रोड, सड़कें, बिल्डिंगें दोबारा बनाने में लगे रहेंगे, क्योंकि अब क्या है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लेवल पे तो आ चुके हैं। अब रातों रात इनके पावर स्टेशन से लेके, सड़कों से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के जब तमाम चीज़ें तबाह हो जाएंगी तो वो फिर से बनाएंगे, उसमें बहुत सारा पैसा लगाएंगे, तो फिर वो मतलब फालतू की हरकतें जो होती हैं, रेडिकलिज्म फैलाना और इस टाइप का करना, उसके लिए पैसा बचेगा नहीं इनके पास। तो ये चुपचाप या तो उसमें लगे रहेंगे और या हमारे साथ मिलकर के ट्रेड और काम धंधे में लगेंगे। तो इंडिया का इजराइल की अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेके है, और उसी चीज़ को लेकर के मोदी साहब की विजिट्स हुई हैं। इजराइल ने भी अपना ये बोला है कि भाई हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे यहाँ होती है, हम लोग रिसर्च और सारी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, हमारी मार्केट नहीं है, तो बहुत सारी रिसर्च हमारी ऐसी है जिसको कि हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो हम चाहते हैं कि हम इंडिया ले जाएं अपनी सारी रिसर्च और जो कॉन्फिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं, और वहाँ पे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडियन मार्केट में लॉन्च करें। 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस मार्केट में हम सही प्राइस ले आएंगे, अच्छी वॉल्यूम पे माल मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और दुनिया भर में बेचेंगे। और उस पे क्योंकि मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होगा, तो वो देश भी, जैसे जो मोस्टली मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल का बना हुआ सामान अलाउ नहीं करते हैं अपने यहाँ। ऐसे ही यूरोप और कई कंट्रीज़ में, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी जूस से एक चिढ़ है, तो वो खुशी खुशी उनके प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं हैं। तो वहाँ पे भी इजराइल का कहना है कि मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होगा तो हमारा माल दुनिया भर में इंडिया से आराम से बिकेगा। तो आप भी कमाइए और हम लोग भी कमाएंगे, और हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है वो भी मोनेटाइज हो जाएगी, हम उसका पैसा कमाने की स्थिति बना लेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इजराइल की है, और उसके लिए आईमैक कॉरिडोर चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई चाहिए। अमेरिका फंसा हुआ था यहाँ पे, दुनिया भर के 9 बेसेस बना करके, मिलिट्री बेसेस, और उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता था, उसको यहाँ से निकलना था। ऑयल को लेकर के, ऑयल के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका यहाँ बैठा था। आज की डेट में ऑयल का ट्रेड बेसिकली इररिलेवेंट होता जा रहा है, क्योंकि आप देखें तो अफ्रीका वालों ने अपना ऑयल खोज लिया, रशिया अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और ऑयल की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो ऑयल की डिमांड कम हो रही है। न्यूक्लियर पावर का ट्रेंड जो है वो बढ़ने लगा है। अब जैसे आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का जो है, इंडिपेंडेंटली उसने क्या बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स करके एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, इस टाइप के छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाए जा सकते हैं। ये छोटे से रिएक्टर्स होते हैं, पूरा सेल्फ कंटेन्ड होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और किसी भी शहर के बाहर आप उसको लगा दीजिए और उस शहर की बिजली की रिक्वायरमेंट
उस रिएक्टर से पूरी होती जाएगी। शहर बढ़ गया, रिक्वायरमेंट और चाहिए, 2 रिएक्टर 1 रिएक्टर आप बढ़ाते चले जाओ वहाँ पे। तो दैट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली जो आपका जो शिप्स चलते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड शिप, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, उस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके ये वाली चीज़ डेवलप हो गई है। तो आगे जो फ्यूचर आने वाला है उसमें ये कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं ये नहीं रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से समझ लो आप, अब जैसे ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इसमें ये कहा जाता है कि 100 मेगावाट तक का अगर है मान लीजिए रिएक्टर, तो वो हो सकता है कि 10-15 रुपए यूनिट बिजली का खर्चा आए। लेकिन अगर वही रिएक्टर 1000 मेगावाट का आप बना देते हैं तो उसका बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 35 पैसा पर यूनिट हो जाएगी। तो जब इतनी सस्ती बिजली हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि यार फिर अच्छा, दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसमें लगातार बैटरी टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के अपग्रेड्स हो रहे हैं। हो सकता है कि आज से 6 महीने 1 साल के बाद कोई ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाए जो कि एक नॉर्मल कार को 1000 किलोमीटर की रेंज दे दे और 15-20 मिनट में चार्ज हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये पेट्रोलियम की कितनी डिमांड बचेगी, आप खुद सोचिए। तो इसकी डिमांड कम हो रही है। अमेरिका को इसलिए अब इस एरिया में कोई बैठने का इंटरेस्ट भी नहीं बचा है, क्योंकि ऑयल के ट्रेड को रेगुलेट और कंट्रोल करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। और ऑयल का प्रोडक्शन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले जो वो करते थे कि वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा दो, ईरान पे सैंक्शन लगा दो, अब तो गयाना भी प्रोड्यूस कर रहा, नाइजीरिया भी प्रोड्यूस कर रहा, दुनिया भर की कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस किस पे सैंक्शन लगाते फिरोगे? तो अमेरिका ने डिसाइड किया है कि हम इन सब झमेलों से बाहर निकलते हैं, ऑयल के धंधे को अब हमको छोड़ना है। और खुद अमेरिका को अब ये है कि यार ख़त्म होते होते हम अपना ऑयल ही बेच लें दुनिया में। तो वो चक्कर है। तो सबके इंटरेस्ट्स अगर आप देखते हैं, जो एक्चुअल द पावर्स दैट मैटर, अगर आप उनकी बात करें, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है, अमेरिका है, जिन्होंने इकोनॉमी चलानी है अगले 50-60 साल 70 साल दुनिया की, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनके इंटरेस्ट में है कि इस समय इस रीजन को क्लीन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, शांत किया जाए। तो उसके लिए जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले तो इनके लड़ाइयों को ख़त्म करो, उसके लिए लड़ने का हौसला तोड़ दो। तो उसके लिए पहले इनको एक बार लड़वा दो, ये रियलाइज़ हो जाए कि खोने का डर क्या होता है। जैसे आज आप देखें दुबई में कुछ अटैक्स हुए, अब इंडिया से बहुत सारे पैसे वाले फिल्म स्टार्स और ये लोग भाग भाग के दुबई गए थे कि यार वहाँ पे लाइफ मस्त है, यार यूरोप जैसा सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, दुनिया भर का। अभी 4 बम गिरे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सरकार को बचा लो, हमें निकाल लेना यार, क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट भी बंद हो गया है। तो वो रियलाइजेशन क्या है कि ये तो इंडिया से वहाँ गए थे रहने, वहाँ वालों के दिमाग में सोचो आप, इंडिया वाले तो हैं फिर भी अपनी सरकार को चीख चिल्ला सकते, भैया निकाल लो। वो दुबई का जो आदमी है वो कहाँ जाएगा, या सऊदी अरब का जो आदमी है वो किससे बोलेगा कि हमें निकाल लो, हमें बचा लो, तुम तो वहीं के हो, वहीं मरोगे। तो वो खौफ आना जरूरी। तो वो इनके दिमाग में एक मतलब जो शॉक ट्रीटमेंट होता है वो भी ज़रूरी था कि पैसा वैसा ठीक है बेटा, जब पैसा खोने का जो एक चांस होता है कि एक मिसाइल गिरेगी, घर परिवार सब साफ, तो क्या करोगे? तो वो इनको रियलाइज कराना ज़रूरी था, क्योंकि वो अभी तक इन्होंने रियलाइज नहीं किया था। इनके साथ कोई लड़ाई नहीं होती थी, इनके सर पे अमेरिका की छत्र छाया थी, ये कहीं भी पैसे डाल डाल के टेररिस्ट पैदा करते रहते थे, इनके घर में कुछ नहीं होता था। ये पूरे दुनिया में वो अपने बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स जो हैं उसमें सोने के टॉयलेट बना बना करके, शेख लोग 20-20 बीवियाँ लेकर के, और यूरोप से लेकर के हर कॉन्टिनेंट पे एक बीवी रखी हुई है, उसको बंगला दे रखा है। ये याशी चल रही थी भाई लोगों की। अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं। तो वो भी एक ज़रूरी था कि भैया अमेरिका तो जाएगा और तुम खौफ में एक बार रह के देख लो, तो उसके बाद आप इंसान बन जाओगे। पहले आपको लगता था बाकी सब जानवर हैं, हम ही इंसान हैं। तो वो एक सेटलमेंट जो है प्रोसेस वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 4-6-8 महीना, साल भर और अभी कुछ ठुकाई होगी अरब कंट्रीज़ की, कुछ इनकी
एयरपोर्ट्स, कुछ इनकी मेट्रो वेट्रो, कुछ इनके जो बहुत महंगे अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, एक आधा पैलेस वैलेस किसी राजा वाजा का या शेख वेख का, इस टाइप की चीज़ें ईरान टारगेट करेगा। और उसके बाद क्या है, वो सबकी बुद्धि जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी कि नहीं यार, ठुकते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अभी तक तो क्या वीडियो गेम्स में ये लोग देखते थे ना युद्ध कैसा होता है, इनके यहाँ तो कुछ होता नहीं था। ये तो अपनी वो बेंटली, फरारी और इस टाइप की कारें लेकर के रेगिस्तान में ऊँटों से रेस लगाते फिरते थे, ऐश कर रहे थे, एयर कंडीशन घरों में रह रहे थे। अब इनको समझ में आ रहा है कि साला पावर स्टेशन उड़ गया हमारा तो 50 डिग्री में तो हम वैसे ही मर जाएंगे, एसी वैसी नहीं काम करेगा, पीने को पानी को तरस जाएंगे, डिसैलिनेशन बंद हो जाएगा। अभी जैसे इजराइल में उनका जो सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है, ईरान ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिट कर दिया है। कुछ वीडियोस भी आए हुए थे, सड़कों पे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वो डिसैलिनेशन प्लांट उड़ गया है उनका। तो अब मेन जो पानी का सोर्स है वो यही प्लांट्स हैं इनके। डिसैलिनेशन, समंदर से पानी लेते हैं, उसका प्रोसेस होता है पूरा, नमक निकाल के और मीठा पानी बना करके सप्लाई करते हैं। और अरब्स को मेरे ख्याल से किसने तो रशिया से कभी बात हो रही थी या कुछ टेंशन थी, या ईरान से ही था, किससे था ध्यान नहीं मुझे, लेकिन इनको बकायदा एक लिस्ट भेजी गई थी कि वी नो तुम्हारे ये डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, एक स्ट्राइक करेंगे, धड़ 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 लाइन से सारों को उड़ा देंगे, तुम लोग तो हफ्ते भर में पानी के बिना मर जाओगे। तो वो धमकी अलग होती है, लाइव देखना और महसूस कर लेना अलग होता है। तो इस टाइप की बहुत सारे रीसेट्स हैं बेसिकली। ये जो लड़ाई हो रही है ये एक रीअरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फॉर्मेशन है। और जैसा मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि बॉर्डर्स आर ऑलवेज ड्रॉन विथ ब्लड, बॉर्डर की लकीरें हमेशा खून से लिखी जाती हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा है, बॉर्डर्स नए बनने। तो आज के लिए आज्ञा दें, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। आज कौन कौन जुड़े हैं उनको सबको धन्यवाद कर दूं। भैया विष्णु नागर जी जुड़े हैं, सुमित प्रजापति, कंटेकाल, पप्पू, एडवोकेट हिमांशु शर्मा, शाहप्रीत जी, निशा जी जुड़ी हैं, और हेमंत भाई हैं, सुभाष चंद्रा जी हैं, रोहित बघेल हैं, सुनील खत्री हैं, मनीष कुमार हैं, एडवोकेट हिमांशु जी हैं, आलोक पाठक, अभिषेक आर्या, गौरव नारायण भाई हैं, दीप्ति अग्रवाल हैं, अंकित सिंह हैं। तो भैया, और हरबंश सिसोदिया भैया हैं, संजय सैनी हैं, विनय अग्रवाल हैं, और आई थिंक सबका हो गया है, एडवोकेट हिमांशु जी हैं। तो सबको राम राम भैया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो बोल रहा हूँ आपको अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में आप बताइए, और अगर आपको कहीं लगता है कि गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, या किसी इससे जुड़ी हुई किसी और चीज़ पे बात करनी है तो बताइए। तो आज्ञा दें, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।